हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम जानेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एज एन एक्टिविटी। तो ये बहुत पुराना है, मतलब जब से स्टेट ओरिजिनेट हुआ है, स्टेट डेवलप हुआ है, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बट एक स्टडी के फील्ड के तौर पे ये अभी नया है। बाकी सोशल साइंस के मुकाबले अगर देखो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी नया है। 1887 में वुड्रो विल्सन नाम के एक पर्सन ने एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक फील्ड की तरह हमें डेवलप करना चाहिए, और उसके बाद में ही इसके ऊपर स्टडी एंड रिसर्च स्टार्ट हुई। ठीक है, तो काफ़ी नया सब्जेक्ट है। दूसरा, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम स्टडी ना करें, अदर देन एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंग्स, अगर हम पब एड ना पढ़े तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है, और अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें हम कल जब हम मीनिंग एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आपको 1887 से 2022 एंड फर्दर 21st सेंचुरी तक लाने का जो काम है वो ये लेक्चर करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डज द पब्लिक वर्ड डिनोट। पब्लिक वर्ड जो है वो क्या बताता है आपको। द वर्ड पब्लिक स्टैंड्स फॉर द पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी और स्टेट। अब आपका काम है ये बताना कि स्टेट होता क्या है। इवन यूपीएससी ने प्री के अंदर भी आगे से ये पूछा हुआ है कि स्टेट का मतलब होता क्या है। इतना मान के चलिए कि एक डेफिनेट टेरिटरी है, एक दायरा है, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल टेरिटरी है। उसके लिए वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हम पब्लिक वर्ड का यूज़ करते हैं। अब पब्लिक की जो विल है, जो इच्छा है, उसको रिप्रेजेंट कौन करती है, वहाँ की गवर्नमेंट। इसीलिए हम पब्लिक को एक स्पेशलाइज्ड एक गवर्नमेंटल मीनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए जब भी हम कहते हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारा मतलब होता है गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या गवर्नमेंट जो काम करती है फॉर द पब्लिक, राइट। तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किनको कहा जाता है। The acts of administration which are performed by the government are called public administration। और जो इंडिविजुअल खुद काम करते हैं उनके लिए हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। पहले फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, अगर आप थोड़ा सा प्री हिस्ट्री के अंदर जाओ तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक प्रॉपर होमोसेपियंस जो स्पीशीज़ है वो डेवलप होने से पहले भी आप यू गेट टू नो कि सेपियंस के अलावा भी ह्यूमन की अलग अलग स्पीशीज़ हुई हैं। मान लीजिए अलग अलग वैरायटी हैं जिसमें आपके अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे अपराइट मैन, फ्लोर्स मैन, निएंडरथल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप कॉड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, कहने का मतलब ये था कि इंसान जब अकेला रहता था उसका मेन काम था कि उसको फूड चाहिए, ठीक है, उसको शेल्टर चाहिए। शेल्टर किस लिए, क्योंकि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मतलब फूड प्लस सिक्योरिटी वही उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो या प्राइमरी कंसर्न था। धीरे धीरे इंसानों ने कम्युनिटी में रहना शुरू किया। जब तक वो अलग रहता था, इंडिविजुअल रहता था, तब तक उसकी जो भी ज़रूरतें थी उनको वो खुद पूरा कर सकता था। लेकिन जब उसने कम्युनिटी में रहना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस उसके सामने आने लगे जिनको वो खुद हैंडल नहीं कर सकता था। इसके लिए उसको अलग कम्युनिटी मेंबर की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है या फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मेंटेन करके रखना है, तो वो कैसे होगा। उसके लिए आपके पास कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। वो एक इंसान तो नहीं बना सकता है ना, उसके लिए कम्युनिटी के मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अदर देन दैट, मान लीजिए कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई भी मैनुअल लेबर का काम है जो अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कम्युनिटी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये जब इंसान को कम्युनिटी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, धीरे धीरे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का हमें यूज़ देखने को मिला। इसीलिए हम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी ये बहुत पुरानी है, क्योंकि हम एक्टिविटी परफॉर्म करते आ रहे हैं। अब एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग समझिए। उसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल करके, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल मिल करके जब किसी एक पर्पस को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए जब आप कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म करते हो,
तो हम कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो या आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी बोल सकते हो या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल मिल करके अगर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, देन वी कैन से कि ओके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का यूज हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी वो बहुत पुरानी है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी वो काफी नया है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब इंसान ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, देन इट रिजल्टेड इन एमरजेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी लिविंग एंटेल्ड वेरियस प्रॉब्लम्स, जिसके लिए हमें कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती थी। तो कुछ रैशनल मैकेनिज्म डेवलप किए गए टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल, और जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। बाद में रेगुलेशन के अलावा भी वेलफेयर वर्क भी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में सौंप दिया गया। ह्यूमन हैप्पीनेस को प्रमोट करने का काम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया। तो एक्टिविटी के तौर पे तो हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब कि स्कॉलर्स का ध्यान इस चीज पे कब गया, स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने इस फील्ड के ऊपर स्टडी कब करना शुरू की, कब उनकी थीसिस रिसर्च होने स्टार्ट हुई, किस बंदे ने उस तरह ध्यान इनका अट्रैक्ट किया। एंड दैट पर्सन वाज वुडरो विल्सन, जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, इनको उसमें बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वुडरो विल्सन को, बट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टडी पे फोकस है वो वुडरो विल्सन की वजह से उस तरफ फोकस जाता है, क्योंकि उनका मानना था सोसाइटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, स्टेट का फंक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फंक्शन करे, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ फील्ड ऑफ साइंस हमें स्टडी करना होगा। तो ये जो फंक्शन है स्टेट का, देखो स्टेट जैसा होगा एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा होगा। स्टेट अगर वेलफेयर अप्रोच को ध्यान में रखता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वेलफेयर अप्रोच को रखेगा, ठीक है। तो जैसा स्टेट होता है एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे वैसा ही होने लगता है। जैसे जैसे स्टेट का दायरा बढ़ता गया, स्टेट के फंक्शंस बढ़ते गए, तो लोगों को मजबूरी में सोचना पड़ा कि किस तरीके से हम इन फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ एंड इन व्हाट डायरेक्शन दीज फंक्शंस शुड बी इफेक्टिवली परफॉर्म्ड। गवर्नमेंट के इन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए विल्सन ने सजेस्ट किया कि हमें रिफॉर्म मूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट के किस हिस्से में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? क्या हमें पॉलिटिकल स्फीयर में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए इकोनॉमिक फील्ड की तरफ, किस फील्ड की तरफ? तो विल्सन कहते हैं कि नहीं, वी नीड टू फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारी सोसाइटी स्टेगनेंट हो चुकी है, हमारी सोसाइटी चैलेंजिंग टास्क के हिसाब से नहीं रिस्पॉन्स कर पा रही है, वी नीड टू रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। तो विल्सन कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी इज टू डिस्कवर व्हाट गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डज। ये पता करना कि गवर्नमेंट क्या सही से कर सकती है और कैसे कर सकती है विद एटमोस्ट एफिशिएंसी। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कैसे करना है, ये हमें डिस्कवर करना है। और ये कैसे हम डिस्कवर कर पाएंगे? जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। देन डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, एक नया कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, नया टर्म आप बोल सकते हो, वो सामने है हमारा, एंड जेंडरिंग। मतलब जेंडर के जो इश्यूज हैं, जेंडर रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट को आप बोल सकते हो, ठीक है, जो विमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये इन्वॉल्व करता है मोर एंड मोर वुमेन को इन डेवलपिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ जनरल पॉलिसी बाय डोनर एजेंसीज। डोनर एजेंसी क्या होती हैं? जैसे बहुत सारी डेवलपमेंट वर्क के लिए बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो फंड प्रोवाइड कराती हैं अलग अलग गवर्नमेंट को, जिनको हम डोनर एजेंसीज बोलते हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा रिस्पेक्टिव जो कंट्री गवर्नमेंट है वो भी जेंडर एक इम्पॉर्टेंट पैराडाइम या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मान करके ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है जी। आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगी, आपके नोट्स में प्रॉपरली मिलेगा आपको। इसको समझिए कि सोशल चेंज और प्रोग्रेस, सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है, सोसाइटी में जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर आपको
कलेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल स्फेयर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में आप बोल सकते हो कि फर्स्ट इंटेलेक्चुअल एफर्ट था जो ये थ्योरी है ये मानती है कि हाँ हमें एफर्ट करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, ठीक है, उसको इंश्योर करने, उनको जस्टिफाई करती है बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लेजिटिमाइज करती है वी कैन से, ठीक है। तो पहले आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम बात करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या प्रूव करती है। देखो, जब हम कम्युनिटी में रहना शुरू किया हमने, तो उससे पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे, वो राइट्स नेचुरल राइट्स जो बाय नेचर हमें मिले थे, जैसे राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू लिव। तो ये क्या है, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। अगर हम कम्युनिटी में ना भी रह रहे होते, अगर हम जंगल में भी रह रहे होते, तो ये हमारे राइट्स हैं। अगर हमने कम्युनिटी में रहना शुरू किया तो इसमें से कुछ राइट्स हमें सरेंडर करने होंगे। किसको? एक सुप्रीम अथॉरिटी बनेगी, सुप्रीम इन द सेंस कि हमसे सुप्रीम एक अथॉरिटी बनेगी जिसको हम अपने कुछ राइट्स, मैं नहीं कह रही सारे राइट्स, कुछ राइट हम अपने सरेंडर कर देंगे ताकि हमारी जो बाकी के राइट्स हैं, हमारी लाइफ, हमारी विल, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि स्टेट का काम क्या है, या स्टेट पैदा ही क्यों हुआ, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी लोग थे उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि ओके हम अपने कुछ राइट्स छोड़ रहे हैं ताकि हमारे बाकी के जो राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सको। तो जब आप अपने राइट्स को छोड़ रहे हो, आप किसी और अथॉरिटी को पावर दे रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, दैट मीन्स आप एक्सेप्ट करते हो एक्टिव रोल ऑफ स्टेट को, ठीक है। जैसे मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपको क्या कहते हैं कि ओके ये कुछ राइट्स है जिनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट आपके राइट्स को क्यों प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि आप भी तो कुछ ना कुछ आपके जो राइट्स हैं वो आपने सरेंडर किए होंगे गवर्नमेंट को। ये मैं नहीं कह रही, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझाने की कोशिश है। आपने अपने राइट्स कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सरेंडर किए हैं। पहला राइट तो यही है कि आप गवर्नमेंट जो कहेगी वो बात मानोगे। गवर्नमेंट से मेरा मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबसे आ जाता है। कई लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि जब हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को कंसीडर करते हैं या एग्जीक्यूटिव को कंसीडर करते हैं। भाई गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जुडिशरी भी उसका पार्ट है। तो जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं जुडिशरी को भी इंक्लूड कर रही हूँ। ओके, तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यहाँ पर मेरा जो मोटिव है वो ये है, बताने की कोशिश ये हो रही है कि जो सोसाइटी है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फर्स्ट ऐसा इंटेलेक्चुअल एफर्ट है जो स्टेट के एक्टिव रोल को एक्सेप्ट करता है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है वो आपने समझ ली। वैसे इंपॉर्टेंट जो आती है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है, इतना ही बहुत है बस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस पे पहुंचती है, आपके जो सोसाइटल चेंजेस आते हैं, आपको नई थीम्स, नए चैलेंज आपके ऊपर थ्रो किए जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ का जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप देखिए 21st सेंचुरी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जेंडर को लेकर के फेमिनिज्म एक प्रोमिनेंट इशू है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंट इशू बनता जा रहा है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कोई सोशल पॉलिसीज हो, हम एनवायरनमेंट या इकोलॉजी के एस्पेक्ट को जरूर ध्यान में रखते हैं। वैसे हम वुमेन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं। मतलब ये ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी पॉलिसीज को काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं, ठीक है। फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है वर्कफोर्स के अंदर ओवर द ईयर्स। इसकी वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की ज़रूरत है, स्पेशली फीमेल के फेवर में, कि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, हम वेलफेयर पॉलिसीज उनको प्रोवाइड करा पाएँ, और बाकी की जो रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो हम प्रॉपरली उनको हैंडल कर पाएँ, ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ा सा सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो वी नीड टू नो कि जो रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी का, ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहा, ये कभी भी फिक्स नहीं रहा। हमेशा नई सिचुएशंस आती रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे कोविड-19, ये
2020 के अंदर इंडिया में एक पेंडेमिक बन के फैलता है, उससे पहले शायद ही किसी ने इमेजिन किया हो कि ऐसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जिससे लोगों को बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन में भी रहना पड़ सकता है। तो एक नया चैलेंज था इंडिया गवर्नमेंट के सामने, और इंडियन गवर्नमेंट के सामने नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक गवर्नमेंट के सामने, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक नई सोशल सिचुएशन पैदा हुई। और उसके बाद में भी जब लॉकडाउन खत्म हुआ, पेंडेमिक का धीरे धीरे इफेक्ट जो है वो कम हुआ, तो नए चैलेंजेस उभर करके आए कि अब इकोनॉमी का क्या होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब बाद में हमारी क्या प्रायोरिटी होगी? जब हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया तो हमारा फोकस हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम रिवाइव कर सकें, क्योंकि लोगों ने सर्वाइव भी तो करना है। कोविड-19 का जो पीक चल रहा था तो हमारा फोकस था वेलफेयर के ऊपर, बट उसके बाद में जैसे सोशल सिचुएशन चेंज हुई तो हमारा फोकस था कि जो वर्कर्स जा चुके हैं उनको हम वापस लाएं या उनको प्रॉपर सिचुएशन उनकी टैकल करें हम, राइट, उनको प्रॉपर मेजर्स प्रोवाइड कराए जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो नई सोशल सिचुएशंस होती हैं उनका इम्पैक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखने को मिलता है। प्रेजेंटली अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं या मैं एग्जैक्टली बात करूं 1980s के बाद की, तो दो तरीके की हमें पैराडाइम शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो है न्यू लिबरल विजन। न्यू लिबरल विजन क्या कहता है? ये लिबरलिज्म को प्रमोट करता है। लिबरलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है कि लेट द इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट ही और शी वांट्स, उसको डिसाइड करने दो। तो जब इंडिविजुअल के ऊपर बात आ जाएगी तो आपको क्या लगता है वहां पे स्टेट का रोल कैसा होगा और मार्केट का रोल कैसा होगा? तो ये न्यू लिबरल विजन ने एक नया एक एस्पेक्ट या एक नई डिबेट को ओपन किया, एंड दैट इज स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। अभी आपको ये चीजें शायद इतनी ज्यादा क्लियरिटी से समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब हम इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हम जल्द ही कवर करने वाले हैं, तब आपको ये चीजें ट्रस्ट में बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दो नए डिफरेंट एस्पेक्ट चल रहे हैं, एक है आपका न्यू लिबरल विजन और दूसरा है गवर्नेंस एस्पेक्ट। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू लिबरल विजन की। डेवलप्ड वेस्ट के अंदर एक चीज रियलाइज करी गई कि हमारी जो फॉर्मल गवर्नमेंट है वो काफी बर्डन फील कर रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत कम होना चाहिए लेकिन अभी फिलहाल बर्डन बहुत ज्यादा है। जब गवर्नमेंट का दायरा बढ़ता है ना, गवर्नमेंट के फंक्शंस बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसकी पावर भी बढ़ती है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। तो बिग ब्यूरोक्रेसी, मोर टैक्सेशन, ओवरऑल गवर्नमेंट इनएफिशिएंटली काम कर रही थी। तो गवर्नमेंट के इस ओवरलोड को कम करने के लिए फोकस किया गया कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें डाउन साइजिंग पे फोकस करना चाहिए। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि ऐसे सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट को अपना रोल धीरे धीरे कम करना चाहिए। जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर पहले गवर्नमेंट का डोमिनेंट रोल था बीएसएनएल के दौरान, अभी क्या है, फिर प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे एंट्री की प्राइवेट सेक्टर ने, और फिलहाल गवर्नमेंट का रोल काफी कम हो चुका है, राइट। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड आपने बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी डिबेट सुनी होंगी पिछले कुछ सालों के अंदर। तो ये फोकस था कि हमें गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इस चीज पे फोकस किया गया। ये माना गया कि स्टेट को पीछे हटाओ, स्टेट के रोल को ही कम कर दो, ये रोल किसको दे दो? मार्केट को दे दो। जहां पर बात सर्विस प्रोवाइड कराने की आती है तो मार्केट सबसे बढ़िया है, मार्केट फ्लेक्सिबली काम कर सकती है, मार्केट कॉस्ट इफेक्टिवली भी काम करती है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए एज एन इनेबलर। गवर्नमेंट पहले क्या काम करती थी? वो खुद काम करती थी, मतलब डूअर का मतलब कि गवर्नमेंट खुद ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, राइट। अभी इनेबल करो, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करो कि वो अब सर्विस प्रोवाइड करा पाए। आपका काम अब खुद कंपनी चलाना नहीं है, आपका काम है मार्केट फोर्सेस को इनवाइट करना कंपनी चलाने के लिए, ठीक है। ये है न्यू लिबरल विजन। तो आपके जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फिलॉसफी है, ये भी आपको जल्दी पता चलेगी कि एनपीएम मैनेजमेंट फिलॉसफी एनपीएम फिलॉसफी क्या है, एनपीए क्या है, पीसीए क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट इतना पता होना चाहिए कि एनपीएम जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है। एनपीएम कहता है कि मार्केट को एंट्री ज़्यादा मिलनी चाहिए, स्टेट धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए, ओके। तो इससे क्या होएगा? एक तो जो सोशल एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑटोनॉमसली हम एक्शन ले पाएंगे। जो हमारे चैलेंजिंग टास्क हैं या फिर जो हमारी नीड्स हैं,
प्राइवेट सेक्टर को वो उस पे प्रॉफिट मोटिव पे चलता है, तो वो हमेशा उस फील्ड में काम करना चाहेगा जहाँ पर कंपटीशन कम हो, जहाँ पर उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू लिबरल विजन कहता है कि स्टेट नहीं मार्केट को ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए। राइट, बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि एक कंट्री की एबिलिटी क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, इस पूरे कंसेप्ट को सब्ज्यूम कर दिया गया अंडर द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या आता है, क्या यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, कौन है? ध्यान रखिएगा कि गवर्नेंस की जब मैं बात करती हूँ तो मेरा मतलब गवर्नमेंट भी है, मेरा मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, और मेरा मतलब सिविल सोसाइटी भी है, या फिर एनजीओ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इन सबको मिलाकर के हम गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं। इससे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को तो कम कर रहे हैं। मतलब अभी जो हमने पढ़ा न्यू लिबरल, वो तो इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करता है ना, कि स्टेट का रोल कितना होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना होना चाहिए। लेकिन गवर्नेंस वाला फोकस करता है कि इनके दायरे को हम निर्धारित करते करते हमारा मेन फोकस गवर्नेंस की तरफ हो। तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे प्राइवेट बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। So all the traditions and institution of authority exercised in a society are thus put together to connote the total governing resources that is available to cope with the complex problem of collective problem solving. Don't tell me later on कि मैं बहुत ज़्यादा रीड कर रही हूँ. I am trying to explain things. ठीक है, तो अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई लगता है कोई डाउट है कुछ भी, या फिर एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हुआ, तो बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और भी अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बना पाऊँ। इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरी की पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को या गवर्नेंस रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस से डील करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, ये जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ वगैरह, राइट। देन ये रिप्रेजेंट करता है हमारा गवर्निंग रिसोर्स। सो गवर्नेंस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, बिसाइड एक्सटेंसिंग द बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स एडिशनल डायमेंशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नेंस अकेला ही नहीं आता, गवर्नेंस के साथ और भी गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट आते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गवर्नेंस कंसेप्ट के बारे में। अभी जो हमने बात करी कि गवर्नेंस के कंसेप्ट के साथ ही अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स जैसे कंसेप्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में इंक्लूड किए जाते हैं, और यही तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, इसी को तो हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी टू पीपल, पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, यही तो गुड गवर्नेंस के कुछ पार्ट हैं, राइट। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, The trend now is thus to democratize administration and make it more and more society citizen friendly. तो पहले क्या था कि मेन फोकस क्या था, एफिशिएंसी के ऊपर। अब फोकस एफिशिएंसी से हटकर किस पर आ चुका है, मेनली कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, जो भी आप अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो है आपका, वो अच्छा हो पाए, उसको आप स्ट्रेंथन करो। ये फिलहाल अगर आप गवर्नेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हो तो ये फिलहाल उनका फोकस है। ठीक है, एक और नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है इसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो है इंक्लूसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली इंक्लूसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मुद्दा ये आता है कि इंक्लूसिव से आपका मतलब क्या है। जैसे आपने टर्म सुनी होगी इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अभी तक क्या था, हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते थे कि स्टेट विल डिसाइड कि लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या है। पब्लिक चॉइस थ्योरी पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, जहां पर स्टेट या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी आपके लिए कि आप बेनिफिट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब आपके सिटीजन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, मतलब सिटीजन डिसाइड करने लगते हैं, डिसीजन लेने लगते हैं, सिटीजन्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर पा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट अब ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनाने पे फोकस है, पार्टिसिपेटिव, जेंडर सेंसिटिव,
एंड नॉट ओनली जेंडर सेंसिटिव बट सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द सोशली मार्जिनलाइज्ड। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ही ये सारे स्टेप ले रही है, पिछले कुछ टाइम से सोसाइटी में वो चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइज होना। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनकी नीड्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ट्रेडिशनल जो रोल था स्टेट का, ठीक है, अपैरेटस जो था स्टेट का, उसका ट्रेडिशनल रोल अभी चेंज हो रहा है। अभी मेन फोकस स्टेट की इंसुलैरिटी, मतलब स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको कोई चैलेंज ना कर सके, वो ट्रेडिशनल रोल था। अभी जो प्रेजेंटली उसका जो रोल है वो स्टेट सोसाइटी नेक्सस की तरफ जा रहा है, मतलब मेन फोकस किसकी तरफ बढ़ रहा है, सोसाइटी ओरिएंटेड स्टेट का नेचर होता जा रहा है, ताकि हम डेमोक्रेटिक एलिमेंट को इंश्योर कर सकें और सोसाइटी की जो भी डिमांड है उनको हम अच्छे से एफिशिएंटली पूरा कर पाएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने हमारे जो लेक्चर है वो उसको एंजॉय किया होगा। लास्ट में टास्क ऑफ द डे में आपको पढ़ना है वुड्रो विल्सन के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज और नोट्स वाला जो प्रोग्राम है ज्वाइन किया है, उनके लिए जो क्वेश्चन है वो कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 6 बजे तक सबमिट कराने होते हैं उनके आंसर, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी करें, ताकि आप भी हमारा जो शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएं। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Are you looking for best study material for public administration? We provide you the self-study material. It includes total 7 PDF, notes, syllabus discussion schedule, and 500 plus questions booklet with its model answers. It is available for ₹2,000. You can contact us 9896859767.